हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13 तक डिस्कस किया था। आज हम उसके बाद की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जांपल 14। ठीक, ओके। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप मेरे सॉल्यूशन करने से पहले एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आया तो इसमें देखिए, बुक और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 40। A book with many printing error contain four different formulae for the displacement y of the particle undergoing a certain periodic motion। कहने का मतलब क्या है? y क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? L1। ओके, अभी क्या दिया है? पहला y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी, y इक्वल टू ए साइन वी टी, y इज इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन टी, और ऐसा दिया है, ठीक है ना। ए क्या दिया है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर दिया है। तो चलिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ए का डायमेंशन भी क्या होगा? L1 ही होगा। v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, मतलब कि v का डायमेंशन क्या होगा? L1 t माइनस 1। t इज अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, t1। जो जीरो है वो नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन द डायमेंशनल ग्राउंड, मतलब कि ऐसे फॉर्मूला हमें इसमें से निकालने हैं जो रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, डायमेंशनल ग्राउंड पे निकालेंगे। पहला है y इज इक्वल्स टू ए साइन, मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर दूंगा, 2 पाई टी बाई टी। ओके, हम दो चीज चेक करेंगे। पहला तो ये जो है, जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट शुड बी डायमेंशनलेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है? एंगल है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आइए चेक करते हैं, 2 पाई टी बाई टी, क्या ये डायमेंशनलेस है? 2 पाई टी बाई टी, अभी 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं देता। ऊपर जो है टी वो टाइम दिया है, और नीचे जो है टी वो भी टाइम दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर t1 आएगा और नीचे भी t1। तो m0 l0 t0। चलो ब्रैकेट सोल्व हो गया। अभी यहाँ पर ये क्वांटिटी और आगे जो ये दिया है, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y? L1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a? L1। सो वी गॉट द सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है? दैट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ये फॉर्मूला कैसा है? करेक्ट। पहला फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक, अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू ए साइन, यहाँ पर फिर से मैं ब्रैकेट कर दूंगा, vt। यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर सिर्फ a दिया है, यहाँ पर भी ऐसा दिया था। तो ये तो सही हो गया। अब सिर्फ vt की बात रह गई। तो डायमेंशन ऑफ vt, तो बच्चों v का डायमेंशन क्या होता है? L1 t माइनस 1, और t का डायमेंशन t1। तो ये कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन क्या मिला? L1 विच इज नॉट इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये फॉर्मूला है, ये ब्रैकेट की वजह से, ब्रैकेट डायमेंशनलेस होना चाहिए लेकिन डायमेंशनलेस नहीं है, इसकी वजह से ये फॉर्मूला कैसा हो गया? इनकरेक्ट। ठीक, अब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? देखिए, y इज इक्वल्स टू a अपॉन टी साइन t अपॉन a। ओके, पहले तो यहाँ पर y है और यहाँ जो प्रोडक्ट दिया है वो a अपॉन टी है। यहाँ पर a ही था, इसका y का डायमेंशन क्या होता है? L1। लेकिन अगर हम a अपॉन टी का डायमेंशन निकाले तो ऊपर L1 नीचे T1, तो L1 T माइनस 1, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ से ही पता चल जाएगा क्या? that this is incorrect। ओके, अब फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन क्या है? देखिए,
y इज इक्वल्स टू a अपॉन √2 साइन a अपॉन √2 में यहाँ ब्रैकेट करता हूं, फिर यहाँ भी करना पड़ेगा 2 पाई टी बाई टी प्लस कोस, देखो ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, कोस 2 पाई टी बाई टी। अगर आप इसमें ब्रैकेट देखोगे, देखो टी अपॉन टी, तो टी अपॉन टी, तो ये ब्रैकेट सही है, ठीक है, और ये डायमेंशनलेस पूरा होगा, इतना जो है इतना, ठीक। अभी इसका देखते हैं, तो a अपॉन √2, बच्चों √2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, कहने का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a√2, मतलब कि दोनों का डायमेंशन कितना होगा, सेम, कितना, L1। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस वन इज द करेक्ट, कैसा है, करेक्ट। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द होल एग्जांपल। अभी इसी के बेस पे एक एग्जांपल यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है, देखिए एग्जांपल 15, द फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m0 of particle in terms of speed v and the speed of light c. This relation first arises as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant c. पहले मैं आपको c बोल दूं, c क्या है, c is the speed of light in vacuum, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी वो बच्चे ने फॉर्मूला याद किया, फॉर्मूला क्या याद किया, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर होल रेज टू 1/2, लेकिन वो भूल गया कि c कहां पुट करना है, तो हमें फाइंड करना होगा कि हमें c कहां पर रिप्लेस करना होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैं ऐसा लिखता हूं 1 माइनस v स्क्वायर होल रेज टू 1/2 इज इक्वल्स टू m0 अपॉन m। अभी m0 क्या है, मास, m भी क्या है, मास, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है RHS, therefore RHS is डायमेंशनलेस, RHS डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore LHS should also be dimensionless। LHS मतलब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब देखिए उसमें क्या दिया है, अगर हम पावर का ना सोचे, 1 माइनस v स्क्वायर के बारे में सोचे, ठीक है ना, तो 1 तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, तो v स्क्वायर का तो डायमेंशन है, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ c रिप्लेस कर, देखिए v क्या है, वेलोसिटी, अगर सिर्फ c रिप्लेस करे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट v स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और c का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो एक कट हो गया, एक यहां पर कट हो गया, फिर भी क्या बचा, मीटर पर सेकंड, तो ये डायमेंशनलेस नहीं हुआ। सो व्हाट वी हैव टू रिप्लेस, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर तो है ही, नीचे भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर c रखना होगा। ओके, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, therefore correct relation is m is equals to m0 upon under root 1 minus v square upon c square। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक सक्सेसफुलनेस है ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। एग्जांपल 16 क्या दिया है, देखिए, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम, वो तो पता है, एंड इज डिनोटेड बाय एंगस्ट्रॉम, ऐसा दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। बच्चों एक आप याद रखना, रेडियस ऑफ
हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, ये एक आपके नॉलेज में होना चाहिए। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अभी हम नियरली कितना लेंगे 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, अच्छी तरीके से याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना, फिजिक्स में आगे बहुत काम आने वाला है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है इसकी रेडियस, क्या है ये हाइड्रोजन एटम, कितने 1। ठीक है, therefore वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू, क्या आएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, 1 हाइड्रोजन एटम। ओके ओके, नाउ इन 1 मोल number of hydrogen atom is equals to 6.022 into 10 raised to 23। बच्चों इसको एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, therefore total atomic volume of 1 mole hydrogen atom is equals to 6.022 into 10 raised to 23 into वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। सही बात है। ओके, तो आइए करें 6.022 into 10 raised to 23 into 4/3 पाई कितना 3.14, आर कितना 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 into 10 raised to -10 और इसका क्यूब। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, मतलब कि अगर सारी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो इसका आंसर नियरली 3 into 10 raised to -7 मीटर क्यूब मिलेगा, नियरली 3 into 10 raised to -7 मीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी क्या दिया है देखते हैं। 1 mole of ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter। Gill-Lussac law, मतलब कि मोलार वॉल्यूम V मोलार, मैं ऐसा लिखता हूं 1 मोल। ठीक है ना, 1 मोल कितना है 22.4 और ये गैस 22.4 लीटर। अगर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -3 कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रिलेशन लिख देता हूँ, x लीटर इज इक्वल्स टू x इंटू 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब। तो ये हो गया मोलार वॉल्यूम। What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Okay, take a size of molecule about 1 एंगस्ट्रॉम। फिर भी यहाँ पर आपको रेडियस तो कितनी लेनी है, मैंने पहले ही बोला है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो V मोलार अपॉन V एटॉमिक। V मोलार कितना है बच्चों 22.4 into 10 raised to -3 और V एटॉमिक वो हमें अगले एग्जांपल में जो मिला, कितना मिला हमें देखते हैं 3 into 10 raised to -7। तो यहां पर रखते हैं 3 into 10 raised to -7। सो नियरली हमें ये 3 7 अगर करेंगे तो 7 into 10 raised to 4 इतना मिलेगा। Why is the ratio so large? देखिए 7 कितना है, 7 बाद में कितने जीरो 4 जीरो। तो जब हम एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं बच्चों, किसके बारे में सोचते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, तब हम ऐसा सोचते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह अरेंज है।
मतलब कि उनके बीच में कुछ स्पेस नहीं है। ओके, पर जब हम मोलार वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं, ओके, उस टाइम पर एक हाइड्रोजन यहां पर, ऐसा उनके बीच में बहुत स्पेस रहती है, तो ये हो गया क्या, मोलार वॉल्यूम। अगर आपको क्लास में बैठना है, 40 बच्चे हैं, एक बच्चा कितनी स्पेस में आ सकता है, मल्टीप्लाई बाय 40 करके उतनी स्पेस का क्लास आपको दे दिया जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको और अपने मतलब कि अपना बैग रखने के लिए और थोड़ी स्पेस भी चाहिए ना आपको, मतलब कि 40 बच्चे बैठने के लिए उससे दुगना क्लास चाहिए। ठीक उसी तरह देखिए, ये एटॉमिक वॉल्यूम है, लेकिन ये तो हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा होता है। तो क्या रीजन क्या है रेशियो का बहुत लार्ज होने का? डिस्टेंस बिटवीन टू molecule in gas state is large। ओके, बहुत ज्यादा है इसलिए। ओके, अब 18 नंबर का सम देखते हैं। Explain this common observation clearly. If you look out of a window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to be move rapidly in a direction opposite to the train's motion. But the distant object, hilltops, the moon, stars, seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, this distant object seems to be move with you. समझ में आ रहा है? आप खुद ही सोचो, आप जब ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है, आप राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे हो, तो जो साइड के मतलब कि नियर बाई ट्री होंगे वो आपको ऐसा लगेंगे कि बहुत स्पीड से पीछे जा रहे हैं। लेकिन वही अगर आप उसी ट्रेन में से अगर आप मून को देखते हो, किसी सेलेस्टियल बॉडी को देखते हो, या तो बहुत दूर एक क्या है, हिल या माउंटेन है, तो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ चल रहा है। कैसे? देखिए, ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो है एक ए और एक ए डैश, ठीक। फिर अब शांति से देखिएगा, बी और बी डैश, ए और ए डैश के बारे में आपने देखा अच्छी तरीके से। फिर किसके बारे में हम देखेंगे? बी और बी डैश। ओके, अब किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोचते हैं। सॉरी, सी के बारे में सोचते हैं, जो करीब करीब यहां पर है, और सी डैश। देखो, आप बुरा मत मानना, मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। देखो, आपको दिख ही रहा होगा कितना एक्सपर्ट हूं। देखो, बोलना नहीं चाहिए एक्सपर्ट हूं, वरना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम कौन है? तो हम है, बाकी पानी कम है, ऐसा नहीं। हम कौन है? हम यहां पर है, हम है ऑब्जर्वर। ये कौन है? ट्री। ये कौन है? तो बस देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेन, ठीक है, ये भी स्टेडी है, ये भी स्टेडी है।
और ये कौन है, हिल। ठीक है, अभी अगर हम ए के बारे में सोचे, हम किधर जा रहे हैं, इधर। तो ए हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो कितना एंगल ए को देखने में हमें लगा इतना। ठीक है, अगर अगर बी की बात करें तो बी तो स्टेडी है, उतने डिस्टेंस पे। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बी थोड़ा दूर है, तो उसे देखने के लिए हमें कितनी नजर घुमानी पड़ी, इतनी। और सी की तो बात ही कुछ और है बच्चों। किसकी, सी की। क्यों, क्योंकि सी तो देखिए, एक बार देखिए तो सही। अरे देखिए, ये है थीटा, ये है थीटा डैश और ये है थीटा डबल डैश। तो यहां पर ही आपको पता चल गया कि यहां हमें ऐसा लगेगा कि ए की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर ऐसा लगेगा कि बी की एंगुलर वेलोसिटी कम है, यहां पर सी की एंगुलर वेलोसिटी और भी कम है। ओके, सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम अबव diagram we can observe angular velocity of distant object much small as compared to nearer object। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोटेड किया जाता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इतना एंगल कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम। सबने एंगल देखिए इतना 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 कवर किया, टाइम तो सबके लिए सेम ही लगा, हम तो यहां से यहाँ आए थे। ठीक है ना। सो डेल्टा थीटा जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, मतलब कि उसके लिए हमें नजर ज्यादा घुमानी पड़ेगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हाईएस्ट है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी सी कम है और इसकी तो बहुत कम है। और अगर बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ले लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। कहने का मतलब कि आपको अपनी नजर घुमानी नहीं पड़ रही है, कहने का मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ चल रहे हैं। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या लगता है कि दूर से, मतलब कि बहुत स्पीड से पीछे जा रहे, जबकि फादर ऑब्जेक्ट क्या लगता है कि हमारे साथ आ रहे। ठीक है, आशा करता हूं आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्या दिया है देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार। पहले मैं पैरेलैक्स की बात कर दूं कि पैरेलैक्स क्या होता है, कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, जहां से सी को ऑब्जर्व किया गया। सोचो कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स। ये हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी आपको बोल देता हूं। ये ऑब्जर्वेशन प्लेस नंबर 1 है और ये है ऑब्जर्वेशन प्लेस नंबर 2। तो यहां जब हम देखते हैं तो इतना, मतलब कि इतने डिग्री लगता है लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहां से देखते हैं तो पोजीशन चेंज हो गई, ऐसा। राइट, यहाँ राइट हैंड साइड ऐसा देखना पड़ेगा सीधे से, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो चेंज हो गई ना उसको पैरेलैक्स बोलते हैं। वो जो पूरा जो एंगल सबटेंड किया उसे पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, और एक एक्स, और सोचो कि ये वाई है, तो मैं आपको बोल दूं कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के एग्जांपल में यूज होने वाला है। ओके, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो principal of parallax in section 2.3.1 is used in the determination of the distance of very distant star. The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the sun. देखिए, सोचिए
ये कौन है? सन, और ये अर्थ की ऑर्बिट है। तो 6 मंथ में क्या हो जाएगा? इतनी आ जाएगी, ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी। ठीक है, 6 मंथ में तो यहां पर आ जाएगी ना। हाँ। However, even the nearest star, ओके, ऑर्बिट, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस नहीं दी गई है। उसकी रेडियस यहाँ पर कितनी होगी? 3 इंटू 10⁻11 मीटर होगी। और ये जो है, ये डिस्टेंस बच्चों में आपको बोल दूं, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये जो है ये भी कितना होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही होगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁻11 मीटर, नियरली। ओके, however, even the nearest star are so distant that which such a long baseline then show parallax only of order of 1 second of arc or so। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अर्थ से बहुत स्टार जो है बहुत दूर है, आपको पता ही है। तो ऐसा देखा गया है कि वो स्टार है, नियरेस्ट अगर स्टार देखे वो भी कितना, सिर्फ 1 डिग्री पैरेलैक्स शो करता है। हमने अभी देखा ना कि इसीलिए तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब हमारे पास आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, सॉरी। द पार्सेक इज द कन्वीनियंट यूनिट। ये तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया था, अब ये क्वेश्चन शुरू हुआ। Parsec is a convenient unit of length on the astronomical scale. It is the distance of object that will show parallax of 1 second of arc from opposite ends of the baseline equal to distance of Earth to the Sun. Distance of Earth to the Sun कहने का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये बेस लाइन सोचिए, ये ए बी है और ये कितना डिस्टेंस है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 1 सेकंड। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। हाउ मच इज द पार्सेक इन टर्म्स ऑफ द मीटर? हमें पार्सेक फाइंड करना है। तो बच्चों जल्दी से फाइंड करते हैं। 1 सेकंड इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 AU अपॉन 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 AU अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, 1 AU का मतलब क्या है? 1.496 इंटू 10⁻11। अभी सेकंड को ऐसे ही रिप्लेस नहीं करना है, हमें उसे पहले डिग्री में, सॉरी पहले मिनट में, फिर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और फिर पाई बाय 180 किसमें कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। जब हम ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, ये वैल्यू रिप्लेस करने का काम आपका है। ओके, सो द आंसर दैट यू विल गेट इज अ 3 इंटू 10⁻16 मीटर, नियरली इक्वल टू कितना आंसर आपका आएगा? 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो ये एग्जांपल में सिर्फ पार्सेक को ही फाइंड करना था। अभी क्या दिया है देखिए। The nearest star to our solar system is 4.29 light years away। कितना ज्यादा डिस्टेंस है बच्चों? 4.29 light years। How much is this distance in terms of the parsec? हमें किसके टर्म में कैलकुलेट करना है बच्चों? पार्सेक। तो पहले तो आपको लाइट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये क्या हो गया? लाइट ईयर। 9.46 इंटू 10⁻15 ये लाइट ईयर हो गया। तो ये क्या हो गया? मीटर। अब क्या करेंगे? 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई पार्सेक। तो हमें बच्चों पार्सेक की वैल्यू कितनी मिली थी? 3 इंटू 10⁻16। तो इसकी वैल्यू अगर हम सारे की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमें आंसर किस में मिलेगा? पार्सेक में। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको 60 सेकंड दिया है, आपको आर में कन्वर्ट करना है। तो आप आर में कितने सेकंड होती है उसे डिवाइड करते हो तो आपको आर मिलता है ना। इन द सेम सेंस ये पूरा जो मीटर डिस्टेंस दिया है आपको पार्सेक में कन्वर्ट करना है। तो पार्सेक में कितना मीटर होता है वो आप अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड द आंसर
about this is a 1.32 parsec. आपको कितना आंसर मिलेगा? 1.32 पार्सेक। ठीक है, इतना ज्यादा आपको मत समझिए इसको। फिर क्या दिया है? हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंचुरी? इस स्टार का नाम क्या है? अल्फा सेंचुरी। शो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टू डिस्टेंट लोकेशन ऑफ द 6 months अपार्ट। तो बच्चों वही जो यहाँ पर है इसको हम ले लेंगे 2AU। क्या ले लेंगे बच्चों? 2AU। ठीक है, ओके। और फिर ये डिस्टेंस कितना हम लेंगे? ये डिस्टेंस 1.32 पार्सेक लेंगे। कितना लेंगे बच्चों? 1.32 पार्सेक। तो हमें ये थीटा फाइंड करना है। सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 2AU अपॉन 1.32 पार्सेक आएगा। ठीक है ना? एंड 2 इंटू, अभी देखिए AU अपॉन पार्सेक, आपको कुछ याद आ रहा है? AU अपॉन पार्सेक, हम सिर्फ अगर AU ले, अगर इधर सिर्फ क्या ले? AU और ये पार्सेक, तो ये क्या होगा? आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ये होगा, समझ में आया क्या आपको? 1 सेकंड होगा। ये कितना डिस्टेंस होगा? ये 1 सेकंड। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम 1 सेकंड रिप्लेस कर दे, कितना रिप्लेस कर दे? 1 सेकंड। तो ये तो 2AU है ना? देखिए, शो व्हेन द टू लोकेशन ऑफ द अर्थ 6 months apart in its orbit around the sun, तो 2 upon 1.32 into 1 second. So answer that you will get is nearly 2.64 second. What you answer get? 2.64 second. Okay, it's very simple. अभी ये आंसर अगर मतलब कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए क्या है? A precise measurement of physical quantity are need of the modern times. For example, to ascertain the speed of an enemy fighter plane, one must have an accurate method to find its position at closely separated instant of the time. Only then we can hope to shell it by एंटी एयरक्राफ्ट गन। मतलब कि हमें एनिमी के बारे में पता होना चाहिए कि इस टाइम पर वो किस जगह पर है, वरना फायर कर दिया और वहां पर एनिमी है ही नहीं तो फिर क्या काम का। दिस वाज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द रेडार। रेडार, ठीक है ना? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इन वर्ल्ड वॉर 2। Think of different example in the modern science where the precision measurement of length, mass and time needed. तो बहुत सिंपल है बच्चों की, लेंथ और मास टाइम में भी हमें बहुत प्रिसीजन रखना पड़ता है। लेंथ का है तो हमें साइज ऑफ एटम या तो न्यूक्लियस वहां पर रखना पड़ता है। कितना है पता है? मिनिमम 10⁻⁻15 मीटर तक हमें एक्यूरेसी रखनी पड़ती है लेंथ में। मास में तो मास ऑफ न्यूक्लियस या तो न्यूक्लियॉन्स की बात करें या तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां पर हमें 10⁻30 किलोग्राम तक उसका मतलब कि एक्यूरेसी हमें उसकी दिखानी पड़ती है। और ये तो इसका किसमें? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना? मतलब कि आपने देखा होगा कि सैटेलाइट को लॉन्च करने में मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और सैटेलाइट लॉन्च हो गई। ठीक है ना? उसको लॉन्च करने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें अच्छी तरीके से एक्यूरेसी ऑफ टाइम मेजर करना पड़ता है। ठीक है? वो 10⁻⁻6 सेकंड का डिफरेंस भी अगर आपने थोड़ा सा और मतलब कि ज्यादा एरर कर दी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। चलो अब एग्जांपल 22 आ गया है तो इसको देखिए क्या दिया है। देखिए, just as a precise measurement are necessary in science, it is equally important to be able to make a rough estimate of the quantity using a rudimentary idea। मतलब कि कुछ भी आप आइडिया ले सकते हो, मतलब कि थोड़े से रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन, think of ways by which you can estimate the following। अच्छा, total mass of the rain bearing cloud over India during monsoon। तो टोटल मास ऑफ क्लाउड कैसे निकालेंगे?
तो देखिए कि ये क्लाउड है, सोचो ऐसा हम स्क्वायर सोच ले, ठीक है। और कितनी हाइट में बारिश गिरी, एच हाइट में। तो एरिया अगर ए है इसका, तो इसका भी एरिया ए ही होगा। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो अगर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मास। अगर डेंसिटी हमें पता है, वाटर की डेंसिटी, और कितनी एरिया में गिरा और कितनी हाइट से गिर रहा है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कितना पानी गिरा। मास ऑफ एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट का मास कैसे पता लगाएंगे। तो एलिफेंट के एक पैर, ठीक है, उसका एरिया मेजर कर लेंगे। क्या मेजर कर लेंगे, एरिया मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। और उसका मास मेजर करेंगे, ठीक है। एलिफेंट के एक पैर का मास मेजर कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिया है कि इतने में कुछ ऑब्जेक्ट रखा और उसमें कुछ डिप्रेशन आया और यहाँ पर एक हमने बैलेंस रख दिया, तो उसका मास सोचो कितना है, mg। तो पूरे 4 पैर जो है, ठीक है, उसका ऐड करके वहां पर भी कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा। सो सेम टू सेम मतलब कि 4 mg, ऐसा हम कर सकते। रूडिमेंट्री आइडिया है बच्चों। विंड ऑफ द विंड स्पीड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो आप ऐसे जा रहे हो और v स्पीड से यहाँ पर आया, तो आपकी जो है स्पीड, मतलब कि आपकी जाने की डायरेक्शन थोड़ी इस तरह चेंज हो गई, तो ये थीटा, ठीक है ना। सोचो कि ये है v और आप जिस डायरेक्शन से जा रहे थे u, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू v अपॉन u। आपको अपनी स्पीड पता है, तो आप कितनी स्पीड मुड़ गए, कितना एंगल मुड़ गए अगर आपको पता है, तो आप v इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन योर हेड, ठीक है ना। आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना एरिया ले लो, कितना एरिया ले लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना। और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना एरिया, ठीक है। फिर एरिया ऑफ वन स्ट्रैंड मेजर कर लीजिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ वन स्ट्रैंड इज इक्वल टू, सोचो कितना है, x। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड इज इक्वल्स टू क्या पता चल जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन x, पूरा एरिया पता चल जाएगा। ओके, मतलब कि x इंटू एन करेंगे, x इंटू एन, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा ना, क्योंकि सारा एरिया ऐड करेंगे तो कितने स्ट्रैंड है n, तो हमें डिवाइड बाय x करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बाल है ये पता चल जाएगा। तो क्या पता चल जाएगा, पूरा जो हमारा सर है उसका एरिया कितना है वो पता लगा के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ कि भैया इतने बाल हो सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम ऐसे ही मतलब कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लासरूम, बहुत सिंपल है, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। सो म्यू इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे, आर टी अपॉन PV। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और इनटू क्या कर दोगे, Na। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लास। अब 23 देखते हैं। सन इज अ हॉट प्लाज्मा, सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आयोनाइज्ड मैटर, मतलब कि शायद उसमें मतलब कि आयंस ही होंगे, विच इज इनर कोर एट a temperature exceeding 10 raised to 7 Kelvin एंड आउटर कोर सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन। ये सन है, तो इनर कोर जो है उसका टेम्परेचर कितना है, इनर कोर का 10 रेज टू 7 केल्विन, और ये जो आउटर कोर है, आउटर सरफेस, उसका टेम्परेचर कितना है, 6000 केल्विन। यहाँ पर तो सब जल जाएंगे। At these high temperatures, no substance remains in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of sun to be? तो अब सन की mass density किस रेंज में आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसके रेंज में होगी। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, हम तो ऐसा गैस करते हैं कि गैस में हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, लेकिन अगर डेंसिटी पता लगानी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है, 2 इंटू 10 रेज टू 30, और वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई कितना
3.14 इंटू आर, रेडियस कितनी है 7 इंटू 10⁸8, तो 7 इंटू 10⁸8 का क्यूब। अगर हम ये सारी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें अर्थ की डेंसिटी अर्थ की नहीं, हमें सन की डेंसिटी मिलती है 1.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी अभी हमने देखा कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है, तो हमारा जो गेस था वो रॉन्ग हो गया। ये किसकी रेंज में है, इन द रेंज ऑफ लिक्विड, एंड या तो सॉलिड भी कभी कभी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो पहले तो लिक्विड आएगा, मेन तो लिक्विड ही आएगा, मेनली क्या आएगा, लिक्विड। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। When the planet Jupiter is at a distance 824 million kilometers from the Earth, कितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, इंटू 10⁻6 मिलियन, ठीक है ना, और किलोमीटर्स मतलब कि 10⁻3 मीटर फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72, मतलब कि थीटा कितना 35.72 सेकंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। बच्चों हम पैरेलैक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कौन है, जुपिटर, यहां पर कौन है, अर्थ। दिस इज द डायमीटर ऑफ द जुपिटर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, समझो कि यह है कैपिटल डी, और इसके डायमीटर से एक पॉइंट यहां से और ये कितना एंगल आ गया 35.72, और ये क्या आ गया डिस्टेंस। तो बच्चों बहुत सिंपल है, 35.72 सेकंड इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी। तो डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी इंटू 35.72 सेकंड, पर डायरेक्टली उसको ऐसे मल्टीप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत करना। 824.7 इंटू 10⁻6 प्लस 3 क्या आएगा 9। पहले 35.72 को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाद में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास एक नंबर है जो मैं आपको बोलता हूँ, जिससे वो डायरेक्टली सेकंड से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या है नंबर 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। बच्चों ये अभी मैंने बोला ना, जो यहाँ जाने का है, यहाँ से ही आया है। कैसे, 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई अपॉन 180। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो मतलब कि मैंने कोई ऐसा जादू नहीं किया है, मंत्र नहीं पढ़ा है कि डायरेक्टली ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सो इफ यू पुट all the value, then you will get answer nearly 1.43 into 10⁸8 meter. 1.43 into 10⁸8 मीटर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नमस्कार।